The most awaited chapter, which is generally over the head for students, is overheads and absorption costing. What is it, first of all? ये चीज है क्या? What do you mean by overheads? So you guys already know overheads means indirect cost. And when you say it is an indirect cost, आप उसको per unit basis पे customer को directly charge नहीं कर सकते. आप उसको डायरेक्टली कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकते. क्या होता है? When you deal with a cost structure, your cost structure is basically split into two parts, variable and fixed. अब variable cost keeps on changing with the change in the quantity, but इसका CPU हमेशा सेम होता है. Variable cost changes with the change in the quantity, agreed. Variable cost पर यूनिट हमेशा सेम होता है और फिक्स कॉस्ट में हमेशा टोटल कॉस्ट सेम होती है. सो वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द क्वांटिटी, बट फिक्स कॉस्ट में टोटल सेम होती है. तो बॉस, whenever it comes to a variable cost, we always focus on CPU. Whenever it comes to fixed cost, we always focus on total. If you come across a combination of semi-variable cost, first thing first, you're going to split that into two parts, variable and fixed, so that for variable you can start focusing on cost per unit, and for fixed again you can start focusing on total. You understood this? Have you understood this? If there is any variable cost, focus on CPU. If there is any fixed cost, focus on total. But please remember, if there is any semi-variable cost, which is a combination of variable and fixed, दो में अलग अलग प्रिंसिपल्स है. फॉर वेरिएबल यू आर सपोज टू फोकस ऑन सीपीयू, फॉर फिक्स्ड यू आर सपोज टू फोकस ऑन टोटल. अगर आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट के साथ डील कर रहे हो, दैट मींस यू कैन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू इन वन. एक में दोनों के गुण नजर आ रहे हैं और एक में जब दोनों के गुण नजर आते हैं, यू शुड ऑलवेज गो फॉर ब्रेकअप एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड, सो दैट वेरिएबल के लिए वी कैन फोकस ऑन सीपीयू एंड फिक्स के लिए वी कैन फोकस ऑन टोटल. करेक्ट. अब जब सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिसाइड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट. जब सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के लिए प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज एनी विच वे वी नो पर यूनिट एंड वी रिलाई ऑन पर यूनिट ओनली बिकॉज ऑल थ्री आर वेरिएबल इन नेचर. Are you getting me? If I want to decide cost of 1 unit, मुझे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज एनी विच वे आई एम सपोज टू फोकस ऑन पर यूनिट ओनली, और पर यूनिट ही मेरे पास होगी बिकॉज ऑल थ्री आर वेरिएबल इन नेचर. तो मेरे लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 200. कैन आई कंसिडर दैट एज टोटल कॉस्ट? सर्टेनली नो, आई कैन नॉट कंसिडर दिस एज टोटल कॉस्ट. तो इसमें मुझे ऐड करनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट, तब जाके मुझे मिलेगी टोटल कॉस्ट. देन आई कैन ऐड प्रॉफिट एंड देन डिसाइड सेलिंग प्राइस. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? यस. अब प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरी फिक्स कॉस्ट जो होगी वो पर यूनिट तो होगी नहीं. Suppose it is given to be 10 lakh per annum. Suppose it is given to be 10 lakhs per annum. अब प्रॉब्लम ऐसा है कि 10 lakhs ऐड कर दूं इधर पर यूनिट में, तो पहला यूनिट आपका बिकेगा ही नहीं लाइफ में कभी. तो 10 lakhs कैनॉट बी चार्ज एज अ कॉस्ट डायरेक्टली. लेकिन आपको इतना पता होगा कि आपने कितने यूनिट्स बेचने का प्लान किया है. तो अगर आप 10,000 यूनिट्स प्लान कर रहे हो बेचने का, तो कैन आई से you have 10,000 units to get your 10 lakh rupees back. You have 10 lakh rupees to get your 10,000, you have 10,000 units to get your 10 lakh rupees back. इसका मतलब every unit
should give you 100 rupees back. Every unit should give you 100 rupees back, so that per annum is converted into per unit now. Per annum is converted into per unit. अब होगा क्या? 200 की वेरिएबल कॉस्ट, 100 की फिक्स कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट 300. You want to charge profit of say 50%, your profit will be 150, selling price will be 450. आपको समझ में आया? तो जब भी आप 450 में फिनिश प्रोडक्ट बेचोगे, कस्टमर आपको 450 देगा, विच विल इंक्लूड 100 रुपीज टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट. जब सारे 10,000 यूनिट्स बेच दोगे मार्केट में 450 में, तो हर एक से 100 100 100 100 100 100 100 100 करके योर एंटायर 10 lakhs विल बी रिकवर्ड. समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन ऑफ per annum into per unit, conversion of period cost into a product cost, conversion of fixed cost into variable cost, नहीं fixed cost per unit. फिक्स का वेरिएबल थोड़ी बनाएगा मैं जादूगर में. And the rate at which you are doing this is your absorption rate. मतलब in short, absorption means recovery. I am going to spend 10 lakhs. I want my 10 lakh rupees back. And I have only 10,000 units to get it back. तो हर एक यूनिट मुझे कितना देना चाहिए? 100 रुपया. अब हर एक यूनिट से 100 ले लूंगा तो मेरे पास 10 लाख रुपया आ जाएगा. सो एब्जॉर्प्शन रेट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ रिकवरी. समझ में आया? और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का मतलब होता है रिकवरी. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का मतलब होता है रिकवरी. समझ में आया? सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? कन्वर्टिंग पर एनम इनटू पर यूनिट, कन्वर्टिंग पर एनम इनटू पर यूनिट, कन्वर्टिंग पीरियड कॉस्ट इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट, converting fixed cost into fixed cost per unit. Basically, you incur fixed cost at a different level and recover fixed cost at a different level. It's not like variable cost, which is incurred and recovered at the same time. You paid fees, then you got textbook. So my stationery cost is incurred and recovered at the same time. But even if you wouldn't have taken admission, I would have paid rent of this system. Rent of these premises. I hope you're understanding this. So in case of a fixed cost, it is incurred any which way, but it will be recovered based on the output. समझ में आया? Variable cost के लिए all these problems won't arise because variable cost का per unit हमेशा अपने पास available होता है. In fact, variable cost में we focus on per unit only. In case of variable cost, we focus on per unit only. तो variable cost के per unit को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसका per unit मेरे पास पहले से है. फिक्स कॉस्ट का per unit नहीं होता. तो मैं ये सोचता हूं कि 10 लाख का खर्चा होगा तो 10 लाख रुपए वापस चाहिए, और 10 लाख वापस लाने के लिए 10,000 यूनिट्स है मेरे पास. तो हर एक यूनिट से 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया रिकवर हो जाना चाहिए. सो रेट ऑफ रिकवरी means absorption rate. Absorption का मतलब रिकवरी, वसूली. बात समझ में आई? तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 10 lakhs upon 10,000 was your budgeted output. समझ में आया?
लेकिन जब बॉस आप एक से ज्यादा यूनिट्स बनाते हो, आपने ए भी बनाया बी भी बनाया, ठीक है, अब आपको ए और बी दोनों की सेलिंग प्राइस ढूंढनी है। तो मटेरियल 50 एंड 150, लेबर 100 एंड 80, वेरिएबल ओवरहेड 50 एंड 120। तो ए की टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 200 एंड बी की 350। एम आई राइट? बट इसमें जब तक फिक्स कॉस्ट नहीं आती, आई विल नॉट बी एबल टू गेट टोटल। फिर आएगी टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, and that will give me selling price. Am I right? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। आपकी फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, ठीक है, आपकी फिक्स कॉस्ट 10 लाख है। You are planning to produce 5,000 units of A. You are planning to produce 5,000 units of A and 10,000 units of B. You are planning to produce 5,000 units of A and 10,000 units of B. तो 10 लाख की फिक्स कॉस्ट वसूल करने के लिए, रिकवर करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे पास 15,000 यूनिट्स है। बस यही गलती कर रहे हो। A and B are two different products, they can't be clubbed together. A and B are two different products, they can't be clubbed together. आपको ये 10 लाख डिवाइड बाय 15,000 करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ व्हाट? A, B, AB, बा क्या होगा? यू कांट क्लब देम। एक सिंपल एग्जांपल याद रखना, मैंने 10 केजीज टोमेटो खरीदा, मैंने 10 केजीज टोमेटो खरीदा, I must have paid 1,000। और मैंने 15 केजीज पोटैटो खरीदा, I must have paid 300। टोमेटो पोटैटो, टोमेटो 1,000 रुपीज, पोटैटो 300 रुपीज, I must have incurred 1,300। कितना किलो? 25 केजीज। तो क्या 1,300 अपॉन 25 करूं मैं? हाँ, कितना आ रहा है? 52। अरे बोलो यार। तो 52 पर केजी ऑफ व्हाट? टोमेटो। हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे बाबू, दो अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना के घूम रहे हो, दो अलग टाइप के प्रोडक्ट्स ऐड कैसे होंगे? टोमेटो और पोटैटो ऐड नहीं हो सकता। थैली उठाने के लिए बोल सकते हो 25 किलो उठा लिया, यू कैंट अप्लाई दैट फॉर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ, तो फिर हमको कुछ और करना पड़ेगा। वी विल गो फॉर नंबर ऑफ आवर्स एज अ बेस, क्योंकि क्या है, मेरे पास फिक्स कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट मेरे लिए टाइम पे चलती है। फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। 1 यूनिट ऑफ ए रिक्वायर 2 hours, 1 यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 1 hour। ए का 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है, बी का 1 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगता है। तो ए में 10,000 घंटे का काम होगा, बी के लिए भी 10,000 घंटे का काम होगा, कुल मिला के 20,000 आवर्स का काम होगा। इसका मतलब पूरे साल भर में आई एम गोइंग टू वर्क फॉर 20,000 आवर्स। दैट मीन्स गाइज, आई हैव ओनली 20,000 आवर्स, आई हैव ओनली 20,000 आवर्स टू रिकवर 10 लाख रुपीज बैक। तो बाबू 50 रुपीज पर आवर मेरी कॉस्ट आ गई, एब्जॉर्प्शन रेट। 1 घंटा काम किया 50 रुपया, 2 घंटा काम किया 100 रुपया, 3 घंटा काम किया 150, 10 घंटा काम किया 500। द मोमेंट आई वर्क फॉर ऑल 20,000 आवर्स इन द ड्यूरिंग द ईयर,
my 10 lakhs will be recovered. आपको समझ में आ रहा है? It's a rate of recovery. How much I'm planning to pay? 10 lakhs. How many hours I'm going to utilize that premises? 20,000 hours. That means each hour cost me 50. Any doubt? A requires 2 hours. So at the rate of 50, 100 will be charged to A. B requires only 1 hour. I'll charge only 50. In that case, this will be 300, this will be 400. Whatever profit you want to add, you add, decide selling price. What did we do? Per annum was converted into per hour, but it was converted into per unit. Abey, in short, per annum is getting converted into per unit only, no? Earlier also we did the same thing, per annum into per unit. This time it is per annum into per unit via per hour. Via doesn't matter, kya aaya per unit. I hope this is clear, guys. So whenever you have multiple products, if you have multiple products, distinct product, different products, you cannot get the total quantity calculated. I hope you are logically clear. You can't go for Potmato concept, right? So if you have multiple products, you better go for time as a base, because ultimately your fixed cost is a period cost. Find out how much is the time required for all these 3 different types of products. Just say my foundation fees will be less, my inter fees will be medium, and my final fees will be more, because time required for foundation, inter and final will be different. So utilization of fixed cost will be done maximum by final, followed by inter, followed by foundation. So fixed cost will also be charged in the same manner. Are you understanding this? So formula में ताड़ा change है, ताड़ा change ज़्यादा नहीं. Budgeted fixed overheads upon budgeted hours. Budgeted fixed overheads upon budgeted hours. Now, if you come across a department which is predominantly machine oriented, then you can take budgeted machine hours as a base. And if you come across a department where machine hours is not involved at all, you can go for labor hours as a base. Choice is yours. Either you go for machine hours or you go for labor hours. That depends on the question. Question gives you 2 departments. Question gives you information about one department. Department A. Machine hours 1 lakh. Labor hours 10,000. Now you can clearly make out it is a machine oriented department. Aaya na? What if it is machine hours 1 lakh, labor hours 4 lakh 10? It is labor oriented department. Are you getting me? Now, apart from that, material cost, labor cost can also be considered as a base. If you think that your material plays a vital role, you can also consider material as a base. Like for example, you expect your fixed cost to be 2 lakhs and at the same time your overall material cost will be 20 lakhs. You can always consider absorption rate to be 50% of material cost. अब ये जनरली तब होता है जब आप मटेरियल ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे ज्वेलरी हुआ, गोल्ड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी. The maximum cost will be contributed by the metal cost. So material is the prominent role player. Material is the dominant cost structure. So material cost can be taken as a base. आपको लगता है कि नहीं 20 लाख का लेबर होगा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर 20 लाख का होगा तब ओवरहेड 10 लाख का होगा, तो ठीक है यार 50% लेबर कॉस्ट का ले लो. नहीं, आपको लगता है ऐसा नहीं, मटेरियल लेबर दोनों ही इंपॉर्टेंट है. अबे तो फिर प्राइम कॉस्ट ले लो एज अ बेस. आपको समझ में आ रहा है? सिर्फ एक चीज याद रखना, आप लेबर आवर्स भी फॉलो कर सकते हो और लेबर कॉस्ट भी फॉलो कर सकते हो. ध्यान से सुनना, अगर आपका आर्ली रेट सेम है दोनों वर्कर्स का और दोनों डिपार्टमेंट्स का,
और आर्स डिफरेंट है, आर्ली रेट दोनों का 100 रुपया, तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग 20,000, यू विल एंड अप स्पेंडिंग 40,000. Guys, the ratio is 1:2, which is a ratio of number of hours. तो जब रेट सेम होगा तो आर्स विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. यू कैन डायरेक्टली गो फॉर आर्स एज अ बेस. लेकिन बाबू अगर रेट सेम नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर रेट सेम नहीं है सपोज आर्ली रेट ऑफ ए डिपार्टमेंट ए 100, आर्ली रेट ऑफ डिपार्टमेंट बी 50. अब अगर गौर से देखोगे तो डिपार्टमेंट ए में भी 2000 का खर्चा हुआ है, डिपार्टमेंट बी में भी 2000 का खर्चा हुआ है, 1:1 का रेशियो आया है, रेट भी अलग, टाइम भी अलग. तो फिर हम लोग को लेबर कॉस्ट रेशियो लेना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट रेशियो, ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश वाला फंडा. आपको समझ में आया क्लियरली? हैव यू गाइस क्लियरली अंडरस्टूड दिस ऑल एंटायर कैलकुलेशन? लवली पीपल. रेट सेम तो आर्स विल बी द डिसीजन मेकिंग फैक्टर. गो फॉर नंबर ऑफ आवर्स. रेट भी अलग, आर्स भी अलग, दोनों अलग अलग, तो यू बेटर टेक द प्रोडक्ट, गो फॉर लेबर कॉस्ट एज अ बेस. ये सारी थियरी यहां पे टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है. यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट आउटपुट, you have information about machine hours ratio based on output, machine hours, labor cost, material cost, prime cost. Plus I have clearly mentioned which method is to be applied, in which scenario the method is to be applied. Look at this. When the output is predominantly labor oriented, we may follow one of these methods. If overheads are dependent on time, then hourly rate method should be followed. टाइम पे डिपेंडेंट है मतलब रेट सेम है, बट लेबर टाइप पे अगर डिपेंड करता है, लेबर टाइप पे डिपेंड करता है मतलब स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मेन, विमेन, बॉयज, तो रेट्स भी अलग होंगे. तो रेट्स अगर अलग होंगे तो लेबर कॉस्ट विल बी टेकन एज अ बेस. समझ में आया? यू कैन ऑल्सो कंसिडर मटीरियल कॉस्ट एज अ बेस, और मटीरियल और लेबर दोनों प्रोमिनेंट लग रहे हैं आपको, तो प्राइम कॉस्ट कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ बेस. या तो कोई डाउट, कोई शक या सवाल? ऑलराइटी देन विल स्टॉप हियर. कल से क्वेश्चन शुरू कर देंगे. वी हैव मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड. काफी कुछ कवर हो जाएगा. अब ये 2 सेशन तो चलेगा मुझे लगता है, कल और परसों. ठीक है. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द मेन जोन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द मेन पार्ट. तो कल मिलते हैं आराम से. तुम लोग को कुछ भी डाउट होगा तो ग्रुप पे डाल दो. ठीक है. आई होप यू गाइस आर कंफर्टेबल. टेलीग्राम पे थियरी रिवाइज कर रहे हो ना? थियरी पूरी रिवाइज हो जाएगी. अभी तक फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, मैं एकदम डिटेल में बना रहा हूं. वी आर स्टिल ऑन द फर्स्ट चैप्टर. तो इसके बाद आई विल डू बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, जितने भी थियरी चैप्टर्स है ऐसे उड़ा देंगे एग्जाम तक. सो बाय सितंबर यू विल बी क्लियर विद द थियरी पार्ट, और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा उसके लिए आपको. एनीवे, सी यू टुमारो. अच्छा, कल मैं आई मे टेक इट अप टू 11 o'clock. आई होप इट इज फाइन. हाँ सोनाली बोलिए, टेल मी. I'm confused about material cost methods. Material cost of overhead absorption. Okay, listen, when you think that material plays a vital role, you will take the total. Bhai, how much I'm going to spend on material over a period of 1 year? 20 lakhs. How much I'm going to spend on overhead for that same period? 10 lakhs.
So that means when I'm going to spend 20 lakhs on material, I'm going to spend 10 lakhs on labor, 10 lakhs on overheads. So that means it is 50% of material cost throughout the year. So this year, whichever job I'll take up, 50% of material cost will be charged as overheads. So the moment I will recover material cost from the customer, I will recover my 10 lakhs also from the customer. So it should be taken when raw material used for both the products should be same. It can be same or it can be prominent. If you're talking about gold jewelry and diamond jewelry, I will not consider them as separate because in both the cases, material plays a vital role. Are you getting me? So ideally, number of hours should be the base. Like one is gold jewelry and the other one is a mobile phone. I will not go for material as a base. I'll go for number of hours only. Yes, sir, got it, sir. So material is not dominating in both. When I say predominantly material is material is a prominent cost. That means for both. Clear? I hope your concepts are getting clear, boss. Great, great, great. See you tomorrow, guys. Have a nice time. Work hard, study hard. Bye bye.